नमस्कार बच्चों, आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का समाकलन। तो चलिए शुरुआत करते हैं 12th क्लास का समाकलन। सबसे पहले हम लोग जानकारी लेना चाहेंगे कि समाकलन होता क्या है। समाकलन होता क्या है? तो NCERT में इसका परिभाषा दे रखा है कि अवकलज के व्युत्क्रम प्रक्रम को हम लोग समाकलन कहते हैं। यानी बात समझ में आया? यानी अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई फंक्शन, जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन अगर f(x) आपका दे रखा है, कोई फंक्शन आपका f(x) दे रखा है जिसका अंतराल मान लीजिए कि अंतराल I में आपका कोई फलन का अगर अवकलज निकाला जाए तो अगर उसका अवकलज आपका f'(x) होता है, यानी बात यहाँ पे ये आ गया कि कोई भी फलन f(x) जो I अंतराल में आपका अवकलज ज्ञात किया जा सकता है, यानी उस फंक्शन का अवकलज ज्ञात किया जा सकता है। तो हम लोग अगर मान लीजिए कि उसका अवकलज ज्ञात कर रहे हैं और अवकलज उसका अगर f'(x) आता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो f'(x) फलन है और f'(x) फलन को यदि अगर f(x) ज्ञात किया जाए, यानी f'(x) कोई फलन है तो उस फलन को अगर हम क्या करते हैं, व्युत्क्रम यदि अवकलज का चलते हैं तो चलने के बाद जिस प्रक्रम के द्वारा हमारा f(x) फलन प्राप्त होगा उस प्रक्रम को ही हम लोग समाकलन कहते हैं। ये बात आपको समझ में आई? जैसे हम क्या बताएं कि कोई फलन, जैसे परिभाषा की बात किया जाए तो परिभाषा आपका दिया गया है कि अवकलज के व्युत्क्रम प्रक्रम को, यानी कोई अवकलज है और उस अवकलज का अगर व्युत्क्रम उल्टा अगर प्रक्रम करते हैं तो उसी प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। तो इसी के माध्यम से हम लोग देखिए समझ रहे हैं कि कोई फलन यहाँ f(x) दे रखा है। अब f(x) कोई फलन दे रखा है और ये अंतराल I में, यदि अंतराल I में अगर इसका अगर f हम अवकलज निकाले और अवकलज निकालने के बाद अगर ये फलन अगर f'(x) प्राप्त होता है तो जिस प्रक्रम के द्वारा अगर f'(x) को अगर f(x) में बदल दिया गया, यानी I अंतराल में f'(x) को अगर f(x) बदल दिया जाता है तो उस तरह के जो प्रक्रम होते हैं उस प्रक्रम को हम लोग समाकलन कहते हैं। इतना बात समझ में आया? तो चलिए देखते हैं परिभाषा कैसे होता है। चलिए देखिए, आपका डिफिनेशन क्या हो गया कि अवकलज के व्युत्क्रम प्रक्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पे एक आपका फंक्शन दे रखा है f(x), मान लीजिए कोई फंक्शन दे रखा है f(x), अगर इस फंक्शन का हमने अवकलज किया, क्या किया, अवकलज, तो अवकलज करने के बाद ये जो फंक्शन है अगर f'(x) हमें प्राप्त होता है और फिर अगर पुनः अगर इसको कोई ऐसा एक प्रक्रम किए जिससे हमारा f(x) प्राप्त हो गया तो इस प्रक्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया? हम लोग क्या देखें कि जैसे कि आपका दे रखा है जैसे कि यहाँ दे रखा है कि कोई फंक्शन f(x) था और f(x) का अवकलज किया तो हमको f'(x) मिल गया, और वैसे ही अगर f'(x) का समाकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कोई फंक्शन f(x) प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब आगे इसका एग्जाम्पल। हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ज्ञात करते हैं, और डिफरेंशिएशन से पहले हम लोग देखेंगे कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है और उसमें चर अचर का मामला क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं समाकलन का चर। पहले हम लोग चिन्ह देखेंगे, चिन्ह, समाकलन का चिन्ह। कोई आपका अगर इस तरह से चिन्ह हो तो इस तरह के चिन्ह को हम लोग कहते हैं समाकलन का चिन्ह।
समाकलन का चिन्ह। इस तरह के चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं, समाकलन। यानी अगर किसी फंक्शन का समाकलन ज्ञात करनी है तो इस तरह का चिन्ह दिया हुआ होता है। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए कि एफ चर का मामला क्या है और अचर का मामला क्या है, तो जिस तरह से आपने पढ़ा था अवकलज में देखे थे कि कोई फंक्शन एफ एक्स होता है और अगर उसको x के सापेक्ष अवकलज की जाती है तो x के अलावे जितने भी राशियां थी सब के सब राशियां आपका क्या हो गया था, तो सब के सब राशियां अचर हुआ था। और केवल चर ही एक ऐसी राशि थी, केवल और केवल एक सी ऐसी राशि थी जो आपका चर था। बाकी जितने भी राशियां थी सब के सब क्या होते थे, अचर होते थे। जैसे अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ पे करिए डी, कोई फंक्शन यहाँ y होता था बटा अगर dx होता था, तो ये x के रूप में अगर y फलन है, जैसे मान लीजिए कि 5x प्लस 10 है, तो अगर x के रूप में कोई राशि है, मान लीजिए कि यहाँ पे 10 ना होकर के b भी हो सकता है, c भी, a भी सी का कोई अक्षर हो जाए, तो अगर ये x के अलावे अगर जो भी यहाँ पे आता है सब के सब क्या हो जाएंगे, अचर हो जाएंगे। और केवल x ही आपका क्या होगा, चर होगा। उसी प्रकार से आपका समाकलन में भी आपका अगर कोई फंक्शन यानी चिन्ह आपका दे रखा है, यहाँ पे कोई फंक्शन साइन ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह, और अगर यहाँ पे कोई फंक्शन अगर यहाँ dx दिया गया है, तो जो यहाँ पे रहेगा d के साथ जो भी फंक्शन दिया होता है वो आपका उस वही केवल अगर रहा तो वो चर हुआ, और अगर उसके अलावे कोई और भी फंक्शन होता है तो हमेशा अचर होता है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ d दिया गया है, यहाँ अगर मान लीजिए कुछ भी, जैसे आपका कोई फंक्शन आ गया, जैसे हमें p आ गया, तो जो p हुआ वो क्या हो गया, अचर हो गया। अगर केवल अगर यहाँ पर ही वैल्यू अगर आपका x आता है तो x ही केवल चर होगा, उसके अलावा जो भी फंक्शन होगा आपका अचर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई इस समाकलन निकालनी है, हमको निकालनी है उसको साइन थीटा के सापेक्ष, तो अगर साइन थीटा अगर यहाँ होता है तो आपका चर हो गया, बाकी जितने भी वैल्यू आएंगे सब के सब क्या हो जाएंगे, अचर हो जाएंगे। बात समझ में आया, चर और अचर क्या होते। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि समाकलन जो होता है, समाकलन कितने तरह के होते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं समाकलन के प्रकार। तो समाकलन जो होते हैं वो कुल मिला के दो तरह के होते हैं। समाकलन जो होते हैं वो कुल मिला के दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, और एक को बोलते हैं निश्चित समाकलन। समाकलन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक को निश्चित समाकलन बोलते हैं और एक को अनिश्चित समाकलन बोलते हैं। यानी अनिश्चित का मतलब हो गया इनडिफिनिट इंटीग्रल्स, इनडिफिनिट इंटीग्रल्स एंड निश्चित समाकलन को हम लोग बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इनडेफिनिट समाकलन किसे कहते हैं और डेफिनिट समाकलन किसे कहते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए कि कोई अगर समाकलन ज्ञात करनी हो और जिस समाकलन में लिमिट दे रखा हो आपका, कि कोई लिमिट दे रखा हो, तो जिस फंक्शन में आपका लिमिट दिया हुआ होगा उस तरह के समाकलन को निश्चित समाकलन कहेंगे। और जिसमें आपका लिमिट नहीं दिया हुआ होगा उस तरह के हम लोग समाकलन को अनिश्चित समाकलन कहते हैं। अब बात होती है कि दोनों में से उपयोग किसका कहां कहां किया करते हैं, किस क्षेत्र में होता है। तो हम लोग देखेंगे कि जो अनिश्चित समाकलन है, अनिश्चित समाकलन का उपयोग हम लोग f डैश x के व्युत्क्रम को ज्ञात करने के लिए, व्युत्क्रम को ज्ञात करने में करते हैं, को
ज्ञात करने में करते हैं। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि अनिश्चित समाकलन का जो उपयोग हम लोग करते हैं एफ डैश एक्स के विपरीत, यानी एफ डैश एक्स के व्युत्क्रम प्रक्रम को ज्ञात करने में करते हैं। वहीं आपका निश्चित समाकलन का जो उपयोग करते हैं किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए करते हैं, किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं। जैसे कोई आपका फलन, जैसे मान लीजिए कि जैसे क्षेत्रफल निकालने के लिए क्यों करते हैं, जैसे आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि बताइए सर कि जैसे अगर हमको क्षेत्रफल निकालना हो, जैसे आयत का ही क्षेत्रफल निकालना हो तो हम उसको तो लंबाई गुना चौड़ाई करके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्या सभी जो क्षेत्र होते हैं क्या सब आयताकार होंगे या वृत्ताकार होंगे? कभी पॉसिबल है? कोई कोई जो आपका क्षेत्र होता है उसका अलग अलग ढंग से, यानी अलग अलग तरह के उसके विमाएं होते हैं, ना वर्ग होता है, ना आयत होता है, और ना ही आपका वृत्त होता है, अलग तरह से होते हैं। तो क्या उसका क्षेत्रफल हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं? वो सब क्षेत्र को निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं आपका निश्चित समाकलन। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका इस तरह से कोई वक्र दे दिया, ऐसे दे दिया कि एफ एक्स इक्वल टू कुछ भी आपका एक फंक्शन दे दिया, अब कहेगा कि इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो। तो क्या ये आयत है? आयत अगर होता तो हम लोग निकाल लेते, लेकिन आयत तो है नहीं, तो ये तो निकालना पॉसिबल है नहीं। तो जब इस तरह का क्षेत्र को हमको क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम लोग अब क्या करेंगे कि निश्चित समाकलन का उपयोग कर करके हम इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यानी बात समझ में दो बात ये आपको समझ में आई कि सबसे पहली बात यह हुआ कि समाकलन दो प्रकार से होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं निश्चित समाकलन और एक को बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन का उपयोग जो हम लोग करते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए करते हैं। और अनिश्चित समाकलन का उपयोग जो करते हैं एफ डैश एक्स के व्युत्क्रम प्रक्रम को ज्ञात करने के लिए किया करते हैं। ये दो बात समझ में आई कि निश्चित समाकलन का क्या उपयोग होता है, अनिश्चित समाकलन का उपयोग क्या होता है। तो हम लोग 1 से शायद 7.7 तक अनिश्चित समाकलन पढ़ेंगे, और अनिश्चित समाकलन बहुत बड़ा है, और निश्चित समाकलन हम लोग 7.8 से 7.11 तक पढ़ने वाले हैं। समझे? तो सबसे बड़ा हम लोग का है अनिश्चित समाकलन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनिश्चित समाकलन क्या होता है। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कुछ अवकलज, और अवकलज का कुछ फार्मूला देखेंगे क्या क्या होते हैं। चलो बच्चों, अब देखो आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ फार्मूला क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे अवकलज का कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। अवकलज का कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो चलिए देखा जाए। सबसे पहली बात हम लोग लेके चलते हैं कि कोई फंक्शन डी है, अगर x के पावर में n है, और अगर इसको अगर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो आप लोग को पता होगा कि इसका फार्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है। उसी प्रकार से यदि आपको अगर दिया हुआ रहे कोई कांस्टेंट वैल्यू d, यहाँ पे मान ली कि a कोई कांस्टेंट वैल्यू दे दिया, और बटा में क्या हो जाए dx। चलिए एक की जगह हम अचर लिख देते हैं। कोई एक अचर आपका दे रखा था, तो इसका जो डिफरेंशिएशन जो होता है वो आपका क्या होता है, 0 होता है। अब 0 क्यों होता है आप लोग को पता ही होगा, और नहीं पता है तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कोई अचर यहाँ पे आपको दे रखा है, d दे रखा है, अचर दे रखा है, तो अचर का मतलब हो गया कि जैसे मान ली कि कोई यहाँ पे एक अचर दे दिया, तो अचर में कुछ से ना तो 1 से तो गुना होगा ही होगा। ये तो बात समझ रहे हैं। कोई अचर दे रखा है तो अचर में कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन 1 से तो गुना होगा ना, 1 भी एक अचर है। तो 1 को क्या हम लिख सकते हैं कि d, और यहाँ लिख दिए अचर है तो अचर को हम लोग बाहर कर लेते हैं। अब अचर को बाहर करके d, और एक को क्या x के पावर 0 नहीं लिख सकते हैं, अब बटा में क्या कर लेंगे, dx कर लेंगे। अब dx करने के बाद जब हम लोग देखते हैं बाबू, तो आपका अचर का तो अचर लिख लिया गया, लेकिन x के पावर 0 का करते हैं। अभी फॉर्मूला लिखे, अगर कोई फंक्शन के पावर अगर
n हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। तो यहाँ n की जगह 0 है तो 0 बैठा दिए और x के पावर 0 माइनस वन, और 0 में किसी संख्या से गुना करो उसका वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। यानी यहाँ पे हमको एक बात ये समझनी है कि कोई भी अचर दिया रहे, 5 रहे, 10 रहे, 20 रहे, चाहे 100 रहे, चाहे लाख रहे, 1 लाख रहे, 1 करोड़ रहे, कुछ भी रहे, अगर वो अचर है और अचर का यदि डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, अचर का यदि अवकलज ज्ञात करते हैं तो अचर का हमेशा मान क्या होता है, तो शून्य होता है। क्या मान होता है, शून्य होता है। अब चलिए और आगे देखते हैं कुछ फार्मूला। पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा फार्मूला हम लोग देखते हैं कि जैसे आप लोग को लिखाया गया हो कि कोई फंक्शन डी दिया गया, अब इस फंक्शन के अगर मान लीजिए कि कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे दिया, साइन एक्स दे दिया और इनटू में डी एक्स होता था, तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन जानते थे क्या होता था, कोस एक्स हुआ करता था। तो इसी तरह से आपके सब के सब बहुत सारे आपके डिफरेंशिएशन बताए गए हैं। कोई दिक्कत? तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, कुछ पढ़े हैं सब लिख दिया जाए, चलो सब लिख देते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलिए चौथा हम लोग देखते हैं, अगर डी ले रखा हो कोस एक्स बटा में डी एक्स, तो इसका क्या हो जाता है बाबू, कोस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस में साइन एक्स। उसी प्रकार से आपका और दे रखा हो, जैसे मान लीजिए चौथा हो गया, पांचवा डी दे रखा हो, यहाँ अगर tan x हो और इंटू में dx हो, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है आपका sec x स्क्वायर x होता है। फिर पांचवा छठा हो गया, डी दे रखा हो, sec x दे रखा हो, इंटू में dx हो, तो इसको लिखते हैं sec x इंटू में tan x। अब चलिए छठा हो गया, सातवां लिखते हैं हम लोग, डी दे रखा हो, कोट x दे रखा हो, बटा में dx दे रखा हो, इसका क्या होता है, तो माइनस में कोसेक एक्स स्क्वायर एक्स। चलिए सातवां हो गया। आठवां की बात किया जाए तो आठवां लिख सकते हैं डी कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स का क्या लिखा जा सकता है, तो माइनस में कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। इसी तरह से और भी सूत्र हो सकते हैं, जैसे में अभी और होंगे, तो चलिए ये सबको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद चलिए और हम आप लोग को बताते हैं। बच्चों और आगे देखते हैं हम लोग फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला हो गया सारा के सारा। अब चलते हैं इनवर्स का। अगर कोई फंक्शन साइन इनवर्स एक्स दे रखा हो इंटू में डी एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं चल रहा है, डिफरेंशिएशन चल रहा है। अगर डी दिया हो साइन इनवर्स एक्स बटा में डी एक्स, तो इसे लिख सकते हैं 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा देखा जाए, डी कोस इनवर्स एक्स दिया गया हो बटा में डी एक्स, तो इसे लिख सकते हैं -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा देखा जाए तो डी दे रखा हो tan इनवर्स एक्स दिया हो बटा में डी एक्स, तो इसे क्या लिख सकते हैं 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि कोट इनवर्स एक्स दे रखा हो, इसका डिफरेंशिएशन बोले तो क्या हो सकता है, माइनस में 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद डी सेक इनवर्स एक्स दे रखा बटा में डी एक्स, तो इसका होता है 1 बटा एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर डी दे रखा हो कोसेक इनवर्स एक्स, इसका लिख सकते हैं -1 बटा एक्स इंटू रूट अंडर। तो इतने हो गए इनवर्स फंक्शन का, ये सारे हो गए इनवर्स का। अब हम लोग चलते हैं लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल और
अब चलते हैं, अगर कोई फंक्शन e के पावर x दिया हो तो इंटू में dx, उसका डिफरेंशिएशन होता है e के पावर x। यदि कोई फंक्शन आपका दे रखा है a के पावर x बटा में dx, तो उसका डिफरेंशिएशन होता था a के पावर x इंटू लॉग। अगर कोई फंक्शन d और 1 बटा अगर x दे रखा है बटा में dx, तो इसका होता है log x। कोई फंक्शन आपका दे रखा हो d बटा में log x, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा x। इतने सारे फार्मूला हैं, ये सब हम लोग देख लिए हैं। अब चलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, और उसके माध्यम से हम लोग